नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जब कोरोना काल में हम सभी की दिनचर्या लगभग अस्त व्यस्त हो चली है, तो ऐसे में हमारे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा से प्रमुख सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी के मार्गदर्शन में हमारी अकादमी एक नवीन पहल के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित है, लेकर रंग समागम 2020। इस रंग समागम के माध्यम से वेबिनार के जरिए हम जुड़ते हैं कला जगत की उन तमाम विभूतियों के साथ जिन्होंने कला जगत में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है, एक मानक स्थापित किया है। इसी कड़ी में हमारे आज के जो मेहमान हैं, उनके नाटक अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विभिन्न नाट्य संस्थाओं द्वारा पिछले 50 वर्षों से मंचित होते आ रहे हैं। आप एक अच्छे अभिनेता तो हैं ही, एक उम्दा नाटककार भी हैं और इसी के साथ बहुत बढ़िया निर्देशक भी हैं। आपको केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार से लेकर विभिन्न तरह के पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है। आपके बारे में हम जितनी भी बात करें कम है, या यूं कहें कि सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा जी की। नमस्कार सर, भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, आशा करते हैं कि इस कोरोना काल में आप और आपका परिवार अपने घर पर सकुशल सुरक्षित होगा। ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा है। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि एक प्रशासनिक अधिकारी के जीवन में रंगमंच का अंकुरण कैसे हुआ, कैसे वो रंगमंच से जुड़ा, किससे प्रेरणा मिली, इसके बारे में बताएं। ऐसा है, प्रशासनिक अधिकारी के जीवन में रंगमंच का अनुकरण नहीं हुआ। रंगमंच का अनुकरण तो बहुत पहले ही अपने हो चुका था। जब मैं यंग था या यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, प्रशासनिक अधिकारी तो बाद में बना। तो प्रारंभ भी रंगकर्मी के रूप में हुआ और शायद अंत भी मेरा रंगकर्मी के रूप में ही होगा। प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक दायित्व तो थोड़े काल के लिए आया था, वो समाप्त हो गया। सर, फिर रंगमंच से कैसे जुड़ाव हुआ, कैसे शुरुआत करी, इसके बारे में बताएं। पता नहीं कैसे अपने एक रंगमंच के प्रति मैं बचपन से ही आकर्षण अनुभव करता था। शायद जब विद्यार्थी था तो जब 8वीं-9वीं दर्जे में पढ़ता था तो 1-2 नाटक किए थे स्कूल में, लेकिन रंगमंच के प्रति हमेशा ही आकर्षण बना रहा। फिर जब मैं उसी साल, मुझे याद है, मैंने प्रीति थिएटर के नाटक देखे, 5-6 नाटक देखे, उनसे बहुत प्रभावित था। मुझे लगा कि एक नई दुनिया मेरे सामने खुल गई है। इतने अच्छे नाटक थे। वैसे अच्छे नाटक तो मुझे आज भी देखने को नहीं मिले। कुछ हमारी जान पहचान थी। एक मानिक कपूर हुआ करते थे, वो हमारे पिताजी के मित्र थे और वो पृथ्वी थिएटर में मैनेजर थे। तो मैंने पिताजी से आग्रह करा कि मैं तो पृथ्वी थिएटर में एक्टिंग करना चाहता हूँ, मानिक कपूर से कहिए कि मुझे थिएटर में ले जाएं। तो मानिक कपूर ने खुद ही कहा, अरे नहीं भैया, ग्रेजुएट तो हो जाओ, उसके बाद आना, अभी जल्दी है। मगर एक मेरे सामने एक मॉडल सा बन गया कि नाटक क्या होता है, कैसा होना चाहिए। उसी साल, उसके पहले एक साल मैंने जब बीएससी फर्स्ट ईयर में था तो यूनिवर्सिटी यूनियन का इलेक्शन लड़ा और मैं इलेक्ट हो गया। और जब वहाँ पर ये डिसाइड हो रहा था कोई प्रोग्राम होगा, तो चूंकि मैं कमेटी में बैठा था, मैंने कहा कि मैं भी नाटक करूँगा। और मैंने एक नाटक लिखा, एक 10-12 पेज का, और सोचा 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा नाटक। उस नाटक में एक सीन था कि नायक जो है, उसके सामने उसकी पत्नी लेटी हुई भूख से मर रही है, कुछ ऐसी है बेचारी, और वो सोचता है कि वही जिम्मेदार है इसकी दुर्दशा का, और इसलिए वो अपने से सवाल पूछता है कि मैंने क्या करा। तो जब नायक अपने आप से सवाल पूछता है तो उसके अंतर आत्मा की आवाज उसको जवाब देती है। तो इस तरह का सीन कंसीव करा था। तो जब नाटक हो रहा था
तो नायक के रूप में मैंने कुछ सवाल पूछा और मेरी अंतरात्मा की आवाज आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। तो मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने फिर अपना डायलॉग वो रिपीट करा, जी। अंतरात्मा की आवाज नहीं आई। फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब करा तो ऑडियंस समझ गई गड़बड़ हो गई। और यूनिवर्सिटी यूनियन का हॉल था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो खचाखच भरा था। ऊपर बालकनी में भी लोग ऊपर खड़े हुए थे। उन्होंने हुट हुट बोर बोर चिल्लाना शुरू करा, किसी ने एक हॉर्न जैसा बजाना शुरू करा। और मुझे गुस्से के, मेरा गुस्से से चलते हुए मैंने चिल्लाया, पर्दा बंद करो। और मैं तेज से उस कदमों से अंदर गया। तो जो जिसको अंतरात्मा की आवाज बोलनी थी वो गायब था। बाद में पता लगा कि चूंकि स्क्रिप्ट हाथ की लिखी हुई थी और पेज आगे के पीछे हो गए थे, तो उस बेचारे को समझ नहीं आया कि मेरे डायलॉग पर कब कहाँ बोले। तो ये तो इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है लाइफ का। फिर ऐसा हुआ, मैंने पहले भी बताया कि मेरा एक परिचय हुआ मिस्टर केवी चंद्रा से। वो अच्छे निर्देशक, बहुत अच्छे निर्देशक थे लखनऊ के। और लखनऊ की पद भी रखते थे शायद लखनऊ में, सरकारी पद भी था उनके पास। तो वो लॉ ज्वाइन कर रहे लॉ कर रहे थे। उनके बारे में ही पता लगाया कि बॉम्बे में फिल्मों में गए थे और वहां से लौट करके आए हैं, और केदार शर्मा के असिस्टेंट थे। तो चूंकि बॉम्बे से लौटे थे, फिल्मों से लौटे थे, तो उनके चारों ओर हम लोग कल्पना करते थे कि ग्लैमर उनके चारों ओर है, तो उनकी बड़ी इज्जत थी। और वो सफेद शार्क स्किन का सूट पहन करके आते थे। तो हमारी उनसे मित्रता हुई। तो उन्होंने कहा कि हम लोग नाटक करेंगे और उसमें लड़कियां एक्टिंग करेंगी। ये बहुत पुरानी बात है, 1955 की बात है, बहुत पुरानी बात है। तो उस जमाने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लड़कियां एक्टिंग नहीं करती थी। अंग्रेजी नाटक कुछ होते थे जो उसमें टीचर्स भी पार्टिसिपेट करते थे, या उनका इंग्लिश डिपार्टमेंट का उसमें वरदहस्त होता था। उसमें शायद कभी कभी साल में एक बार, 2 साल में एक बार नाटक होता था, उसमें कोई लड़की एक्टिंग कर ले या कोई प्रोफेसर ही लड़की बन करके एक्टिंग कर ले। लेकिन जनरली लड़कियां नाटक में एक्टिंग नहीं करती थी। तो हम लोगों ने तय करा, हमने और के बी चंद्रा साहब ने, कि लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है ताजमहल के आंसू, उसको करेंगे। उसकी कहानी ये थी कि शाहजहां सो करके जागता है तो अपनी बेटी से पूछता है कि सूरज क्यों निकल आया। सूरज न निकलता तो मुमताज मेरे सपनों में रहती, सूरज निकल आया तो मुझे जाग गया। तो अब मुमताज महल के रोल के लिए हम लोगों ने सोचा बड़ी खूबसूरत लड़की चाहिए। वाकई में जो मुमताज महल लगे जैसी रही होगी। तो उस जमाने में हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी, रजिया काजमी, बहुत खूबसूरत थी। तो हम लोगों ने सोचा कि इसी को मुमताज महल बनाएंगे। हम लोग गए, हम उसके पास गए, मैंने उससे कहा कि हम लोग नाटक कर रहे हैं और तुम उसमें रजिया, वो मुमताज महल का रोल कर लो। तो उसने मना कर दिया। तो हम लोग बहुत निराश हुए। उस जमाने में नेमी चंद्र जैन, जो जानते हैं सभी उनको, उस जमाने में वो इलाहाबाद में रहते थे और किताबों की दुकान चलाते थे। उनकी किताब की दुकान का नाम था आधुनिक पुस्तक भंडार। तो मैं उनको जानता था उनके माध्यम से, रेखा जी को भी जानता था, उनकी पत्नी को। तो मैं रेखा जी के पास गया, मैंने कहा रेखा जी, हम लोग एक नाटक करना चाहते थे, हमने हीरोइन ढूंढी थी, वो मना कर रही है। तो बोली चलो मैं चलती हूँ, उससे तुम्हारी सिफारिश करती हूँ। तो हम लोग रिक्शे में बैठ करके उसके घर गए। रेखा जी ने सिफारिश करी कि सिन्हा साहब बहुत अच्छे हैं, उनका सर्टिफिकेट। तो वो एक्टिंग करने को मान गई। तो ये हमारा पहला नाटक था। बहुत ही पब्लिसिटी हुई क्योंकि लड़की एक्टिंग कर रही है हिंदी नाटक में, और रजिया काजमी कर रही है जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। तो भीड़ बहुत आई। और सिन्हा साहब और हम के वी चंद्रा साहब दोनों लोग बड़े एक्टर या डायरेक्टर के रूप में स्थापित हो गए। क्या ये तो, बात। हाँ, ये पहला अच्छा सफलता थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने ग्रुप बनाया, फिर हमने कई नाटक करे। लक्ष्मी लाल का नाटक तो करे ही था। उसके बाद
उपेंद्रनाथ अश का नाटक करा, धर्मवीर भारती का नाटक करे, राम कुमार वर्मा के एकांकी, ज्यादातर एकांकी करे नाटक। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने एक और भी नाटक है और लेखकों को भी करे। एक मामा परेरकर के मराठी नाटक का अनुवाद किया, एक बंगाली नाटक का किया। हम लोग इस तरह से करने लग गए नाटक। फिर हम लोगों ने एक ग्रुप बना लिया वहां पर, इलाहाबाद आर्टिस्ट एसोसिएशन। हम लोग उसको कहते थे 3A एसोसिएशन का नाम। तो हमने उसमें पहला नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक अंधा कुआं किया। अंधा कुआं की सिफारिश धर्मवीर भारती ने कहा था कि लक्ष्मी नारायण लाल ने नाटक लिखा है, इसको तुम करो। उसमें धर्मवीर भारती की पहली पत्नी कांता भारती भी एक्टिंग कर रही थी हमारे साथ। नाटक बहुत मशहूर हुआ और महादेवी जी ने उसको इनॉग्रेट करा, महादेवी वर्मा ने। तो फिर इस इलाहाबाद जैसे शहर में मैं भी और हम लोग सब इस्टेब्लिश हो गए एज थिएटर पर्सन। तो ज्यादातर करते थे। उसी दौरान मैंने अपना नाटक लिखा पहला, सांझ सवेरा। सांझ सवेरा एक ऐसे यूथ की कथा थी जो रिबेल है, जो कहता है कि भारतीय संस्कृति पुरातन पंथी है, आज का जमाना रॉक एंड रोल का है, तेजी से दुनिया आगे बढ़ रही है, पुरानी वैल्यूज छोड़ देनी चाहिए। लेकिन बाद में फिर वो लौटता है अपनी जो एटर्नल वैल्यूज है हमारी, उसकी तरफ लौटता है। ये नाटक था। कहीं ना कहीं से मैं खुद भी था उस जमाने में, 23-24 साल की उम्र में। उसके बाद हम लोगों ने और भी कई नाटक करे। सौभाग्य से 1959 में संगीत नाटक अकेडमी, दिल्ली की संगीत नाटक अकेडमी ने ऑल इंडिया ड्रामा फेस्टिवल करा। उसमें उन्होंने कई प्रदेशों से नाटक बुलाए। उसमें इत्तेफाक से मैं कहूँगा कि हमारा अंधा कुआं भी बुलाया गया और हमारे यूनिवर्सिटी का प्रोडक्शन सांझ सेवरा भी बुलाया गया। तो मैं 2-2 प्ले लेकर के यहाँ पर आया। उसमें बंगाल से जो नाटक आया था उसके नाम पर श्यामानंद जाला ने डायरेक्ट करा था, नए हाथ। उसे मेरी पत्नी हीरोइन का रोल कर रही थी। अच्छा। तो हाँ, तो उनसे यहीं पर उनको देखा था, थोड़ी सी हल्की सी मुलाकात सी हुई थी। तो वो नाटक सफल हुआ। उसी साल 1959 में, जिस साल एकेडमी ने हमको इनवाइट करा था दिल्ली, उसी साल मैंने अप्लाई कर रखा था ब्रिटिश ड्रामा लीग लंदन में। वहाँ पर मेरा एडमिशन हो गया, मुझे स्कॉलरशिप भी ऑफर हो गई लंदन में। और उसी साल नेशनल स्कूल ड्रामा का पहला बैच का एडमिशन हो रहा था 1959 में। उस समय नेशनल स्कूल ड्रामा को एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट कहते थे। तो 59 में, उसके 60 से उसका नाम बदल गया, नेशनल स्कूल ड्रामा हो गया। तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरे पास चॉइस थी कि मैं लंदन जाऊं कि या फिर एनएसडी में ज्वाइन करूं, या मुझे उसी साल कंपटीशन में भी आ गया नौकरी ज्वाइन कर लूं। तो मैं दिल्ली आया हुआ था, तो वहाँ पर हमारे ए, बाबा थे, वो एमपी थे। तो उन्होंने कहा मामा परेरकर क्या चलते हैं, वो एमपी हैं, महाराष्ट्र के राइटर हैं, उनसे पूछते तुम क्या करो, नौकरी ज्वाइन करो या थिएटर ज्वाइन करो। वहां पर शंभू मित्रा से भेंट हो गई। शंभू मित्रा, पता नहीं तुम जानते हो कि नहीं, बंगाल के बहुत बड़े, जी, नाम सुना है। बहुत ही प्रसिद्ध थे वो। जी। उनकी पत्नी तृप्ति मित्रा जी। बहुत प्रसिद्ध थी। उनकी बेटी सावली मित्रा भी बहुत बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। तो वहां पर शंभू मित्रा मिल गए। और मैंने ये इंसिडेंट कई बार बताया भी, कहीं लिखा भी है। मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या करूं, लंदन जाऊं कि एनएसडी ज्वाइन करूं कि नौकरी ज्वाइन करूं। तो उन्होंने हमको देखा और बोले नौकरी ज्वाइन कर लो। मैंने कहा क्यों नौकरी ज्वाइन कर लूं? तो बोले भाई थिएटर इज अनसर्टेन, इट इज ए लीप इन द डार्क। अंधेरे में ये छलांग की तरह से है, पता नहीं कि तुम आर पार जा सकोगे या बीच में गिर जाओगे, बहुत अनसर्टेन है, इसलिए तुम नौकरी ज्वाइन कर लो। मैंने उनसे कहा कि आप तो थिएटर में हैं और मुझे सलाह देना है कि मैं नौकरी कर लूं। तो बोले भाई देखो,
जब मैंने थिएटर ज्वाइन करा था, किसी से पूछा नहीं था। वो अब एक प्रकार से मुझसे तंज करके कह रहे थे कि पूछ पूछ करके तुम थिएटर में जाने की बात करते हो, तो मत जाओ, तुम्हें यानी साहस मन नहीं है। पक्का नहीं है। हाँ, तुम्हें साहस नहीं है, क्योंकि थिएटर में तो अनसर्टेनिटी है। साहस नहीं तो उनका मत जाओ। तो मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन जिस तरह चोर चोरी से न जाए, हेरा फेरी से नहीं जाता, तो नाटक वाटक लिखते रहे। नाटक के एक बार बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। शुरू से 2-3 साल सर्विस के हुए थे। मैं इलाहाबाद में पोस्टेड था, एस यंग ऑफिसर था, और एसडीएम पोस्टेड था, एसडीएम सिटी इलाहाबाद में। तो हम लोग वहां पर नाटक कर रहे थे। अपने अपने दाव मेरा लिखा हुआ नाटक था, और उसमें मैं एक रोल भी कर रहा था। तो और उस जमाने में हम लोग इलाहाबाद में नाटक दो जगह किया करते थे। एक तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल का हॉल था, और एक पैलेस सिनेमा में, पैलेस सिनेमा जो सिविल लाइंस में था। उसमें ज्यादातर अंग्रेजी सिनेमा होती थी। लेकिन वो संडे के दिन हम लोगों को 10 बजे से 1 बजे तक संडे के दिन नाटक करने की इजाजत दी गई थी। तो ऐसा होता था कि हम लोग जब पैलेस थिएटर में सिनेमा करते थे, वो नाटक करते थे, तो रात को 12 बजे हमको थिएटर मिलता था सेकंड शो खत्म होने के बाद, और 10 बजे हमको नाटक करना होता था। तो हम लोग 12 बजे से हॉल में जाते थे, 12 से 3-4 बजे तक स्टेज सेट करते थे, 1-2 घंटे आराम करके फिर नाटक करने चले आते थे। बड़ा इंटरेस्टिंग था, मतलब एडवेंचर था, और सब लोग मिलकर के करते थे। तो एक एक त्योहार का माहौल रहता था, एक फेस्टिविटी सी महसूस होती थी। और उस जमाने में यंग एज में जब आपकी 24, 25, 26 साल की उम्र है, तो एनर्जी भी बहुत होती है, कोई तकलीफ भी नहीं होती, बल्कि अच्छा लगता है जितनी मेहनत पड़े। तो हम सब लोग जानते हैं कि उस उम्र में कितना एंथुजियाज्म होता है। और उस जमाने में लाइट्स ये डिमर नहीं आए थे, जो बाद में डिमर, जिसे लाइट धीमी या हल्की करी जाती है, डिमर नहीं होते थे। उस जमाने में वो मेक शिफ्ट डिमर बना लेते थे। डालडा के टिन के भीतर वो पता नहीं एसिड या पानी क्या डालते थे, और उसमें एक रॉड डालते थे, जिसमें वो नीचे करते थे या ऊपर करते थे तो लाइट धीमी या ऊपर होती थी। तो डर लगता था कि हाँ, वो मेक शिफ्ट डिमर होते थे, ऐसे डिमर नहीं होते थे, इलेक्ट्रॉनिक डिमर नहीं होते थे। और और ज्यादा शुरू शुरू में तो फुट लाइट्स का इस्तेमाल ज्यादा करा जाता था। और लेकिन फिर भी लोग आते थे, नाटक हम लोग करते थे, उसके में प्रयत्न था। मुझे इलाहाबाद की एक घटना याद है। मैं उस जमाने में इलाहाबाद में पोस्टेड था। मेरी 3 4 साल की सर्विस थी, जूनियर अफसर था, और इलाहाबाद में सिटी में एसडीएम पोस्टेड था। तो मैं नाटक कर रहा था, ये इसमें रिहर्सल कर रहा था, और एक मेरा रोल भी था। नाटक का नाम था अपने अपने दाव, मेरे द्वारा लिखा हुआ था। तो नाटक करने के कोई 10 बजे से नाटक का पैलेस थिएटर में होना था। कोई 9 बजे एक पुलिस की जीप आई, और उसमें कलेक्टर का नोट था कि वहीं पर एक भरवारी जगह है इलाहाबाद में, वहां पर कम्युनल राइट हो गया, जाओ वहां पर। तो 9 बजे मैंने मेकअप उतार दिया, और रोल किसी और को सौंपा, और मैं उस पर चला गया, क्या कहते हैं, अपनी ड्यूटी पर चला गया, बाप रे। जी। कम्युनल राइट में। तो उसके बाद हमारे दोस्तों ने इलाहाबाद में कहा कि अब तुमको नाटक में रोल नहीं देंगे। और उसके बाद फिर मैंने नाटक में रोल नहीं भी किए। तो इस तरह से फिर भी नाटक करते रहे, फिर भी लिखते रहे। फिर 1968 में मुझे मौका मिला दिल्ली में आने का। तो दिल्ली में आकर के फिर मैंने नाटकों में, शुरू में तो प्रारंभ में तो अभिनय किया। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण का नाटक था कलंकी, वो कर रहे थे दिल्ली में, तो उनके साथ मैंने उसमें हीरो का रोल करा, और भी कुछ नाटकों में भाग लिया। फिर मैंने अपना नाटक करा 1971 में। कमानी में पहला थिएटर नाटक हमारे ही हुआ था। जब कमानी बन करके तैयार हुआ, पूरी तरह से तैयार तैयार भी नहीं हुआ था, तो मैंने हम्म। नाटक किया, मेरे भाई मेरे दोस्त। उसमें 3 वीआईपी दर्शक थे।
एक तो मिस्टर टी.एन. चतुर्वेदी थे जो दिल्ली गवर्नमेंट में चीफ सेक्रेटरी थे, एक बच्चन जी थे, और और जगदीश चंद्र माथुर जो प्रसिद्ध नाटककार हैं, ये 3 लोग थे। तो टी.एन. चतुर्वेदी ने कहा कि हम दिल्ली गवर्नमेंट में एक साहित्य कला परिषद बनाना चाहते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट की कल्चरल बॉडी, उसको तुम आकर के बनाओ और उसको देखो, उसको बनाओ। तो मैंने कहा मैं तो हाई कोर्ट के अंदर में से मैं काम कर रहा हूँ। तो बोले नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, ट्रांसफर करा लेंगे तुम्हारा। मैंने कहा मैं यूपी गवर्नमेंट का, उन्होंने कहा फिक्र क्यों करते हो, मैं करा लूंगा, हो जाएगा। तो उनकी तो ये बात, फिर मुझे साहित्य कला परिषद में आना पड़ गया। साहित्य कला परिषद का कॉन्स्टिट्यूशन भी मैंने ड्राफ्ट करा। इसे दूसरे थे जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर ने कहा कि भाई तुमको यश नहीं मिलेगा। जगदीश चंद्र माथुर उस जमाने में सेक्रेटरी थे एग्रीकल्चर के, और आईसीएस थे, पुराने जमाने के आईसीएस, आईएएस नहीं। तो हमने कहा क्यों नहीं यश मिलेगा? बोले देखो ये हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं, उनसे एकेडमिक्स या प्रोफेसर थोड़े जेलस होते हैं, तो यश नहीं देते आपके काम के। तो हमने सोचा कि शायद इनको यश नहीं मिला है, इसलिए ऐसी बात कर रही है। और तीसरे एक और सज्जन थे, बच्चन जी, यशवंत राय बच्चन जी। वो नाटक देखने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि आओ ना, घर पर आना, बात करेंगे। तो मैं उनसे, बच्चन जी से बाद में मिलने गया उनके घर पर। बच्चन जी भी इलाहाबाद के थे, हमारे पिताजी को जानते थे, हमारे परिवार को जानते थे। तो बच्चन जी ने हमसे कहा कि देखो मैंने हेमलेट ट्रांसलेट करा है हिंदी में, और मैं चाहता हूं तुम इसको स्टेज करो, इसको डायरेक्ट करो। तो मैंने कहा अच्छी बात है। जब लौट करके आया घर पर, तो हमारी वाइफ ने कहा कि बच्चन जी ने कहा है नाटक, तो आप डायरेक्ट करेंगे? तो उस समय मैं यंग था, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट तो करने को तैयार हूँ, लेकिन हेमलेट का रोल मैं खुद करूंगा, क्योंकि बच्चन जी ने कहा था कि हेमलेट के रोल के लिए मेरे बेटे को, अमिताभ को रोल देना। तो मैंने कहा उनके बेटे को क्यों दूंगा, मैं खुद करूंगा रोल। तो बात गई। लेकिन अब देखो समय कैसा होता है कि कहाँ मैं हूँ और कहाँ अमिताभ बच्चन, वो सदी के महानायक बन गए हैं। तो ये जीवन का सत्य है। जी सर, आपसे मैं यहाँ पर एक प्रश्न करना चाहूंगी कि हम्म। आप एक लेखक भी रहे हैं, तो लेखन के लिए कैसे प्रेरणा मिली कि आपने लिखना शुरू किया? और ऐसा भी कहा जाता है कि एक लेखक जो है अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई बातों को ही नाटक में उतारता है, तो ये कहाँ तक सत्य है, इसके बारे में भी बताएं। देखो दोनों बातें ठीक है, जो तुमने कहा वो ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैंने जो पहला नाटक लिखा था सांझ से बेरा, उसमें एक जी। नौजवान अपने पिता से रिवोल्ट करता है, पिता की से ही रिवोल्ट नहीं करता, जो पिता की विचार हैं, जो पिता की आस्थाएं हैं, उनके विरुद्ध विद्रोह करता है। और मैंने कहा कि मैं था, उसमें कहानी कुछ भी हो। और ये सही कि मैंने जितने नाटक लिखे, मैंने अपने नाटकों की भूमिका में भी लिखा है कि हर नाटक में मैं हूँ, क्योंकि मैं स्वयं नहीं हूँ, लेकिन वो ये नाटक जो मैंने देखा अपनी आंखों से, वो नाटकों में है। तो कहीं ना कहीं मेरे अनुभव ऐसे रहे कि, और अंदर से विचार भी रहे। तो इसलिए कहीं ना जितने नाटक हैं, जी। जितने भी नाटक है, चाहे रक्त अभिषेक हो, चाहे सम्राट अशोक हो, जी। सीढ़ियां नाटक हो, कहीं ना कहीं मैं हूँ। क्योंकि नाटक तो संसार के ही बारे में लिखे जाते हैं, जी। और जो आसपास की दुनिया है उसके बारे में लिखे जाते हैं, आसपास जो विचार हैं उनके जी। बारे में लिखे जाते हैं। तो वो विचार मेरे हैं, हम्म। जो मैंने देखा दुनिया को जिस दृष्टि से, वो है। तो इसलिए मैं लिखा हूँ अपने हर नाटक में मैं स्वयं हूँ, ये बात सच। सर, शौकिया लिखना शुरू किया या किसी ने प्रेरित किया लिखने के लिए? नहीं, किसी ने प्रेरित नहीं किया। जब हम लोग नाटक कर रहे थे यूनिवर्सिटी में,
एकांकी वगैरह कर रहे थे, तो मुझे लगा मैं नाटक लिख सकता हूँ। मैंने लिखा, सब लोगों को पढ़ के सुनाया, सबने कहा नाटक अच्छा है, हम लोगों ने कर लिया। तो स्वतः प्रेरणा से, पता नहीं हर आदमी की बनावट, हर बच्चा जो पैदा होता है उसके जीन्स में कुछ ऐसा होता है, उसकी बनावट कुछ ऐसी होती है। कोई तुमने देखा होगा, कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा भी इतना अच्छा गाना गाता है, कोई किसी की मेमोरी इतनी शार्प होती है। शायद मैं जन्मी, मेरी नाटकों के प्रति रुचि थी, उस रुचि के साथ मैं जन्मा था। सर, लिखने के लिए रिसर्च पर कितना जरूरी होता है, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो लिखते समय ध्यान में रखनी होती है नाटक को खास तौर पे? देखो, रिसर्च की जरूरत तो ऐतिहासिक नाटक लिखने की जरूरत है। अच्छा। लेकिन सामाजिक नाटक तो आदमी अपने अनुभवों से लिखता है, जो देखता है वो लिखता है। जी आंखिन की देखी है ना नाटक तो, जी जो हमने जी। देखा। और तो लेकिन ऐतिहासिक नाटक में रिसर्च की जरूरत है। ऐतिहासिक नाटक में इसलिए जरूरत है क्योंकि वो ऐतिहासिक पात्र हैं, उनकी एक डेफिनेट, उनकी जीवन रहा है, डिफरेंट उनकी बायोग्राफी है, उनके सब उपलब्ध है। तो आप उसे ज्यादा डेविएट नहीं कर सकते। जैसे कि कहना नहीं चाहिए, लक्ष्मण, हमारे मित्र थे लक्ष्मण लाल, उन्होंने एक नाटक लिखा सूर्यमुख। तो वो सोफोक्लीस के ग्रीक नाटक से बहुत प्रभावित थे। सोफोक्लीस का नाटक का नाम था। तो उससे प्रभावित, उसमें ये है, इडी, उस नाटक का एडिपस। नाम था इडिपस। जी। इडिपस में पुत्र अपनी माता से प्रेम करता है। हम्म। तो वो भी कैसे ऐसा नाटक लिखना चाहते थे जिसमें कि माइथोलॉजी में, जिसमें कि पुत्र का अपने माता के प्रति आकर्षण या प्रेम हो। तो उन्होंने कृष्ण कथा पर यह नाटक लिखा, और कृष्ण की एक पत्नी क्रिएट कर दी जिससे अच्छा। उनका बेटा प्रेम करता है। तो माइथोलॉजी में आप क्रिएट नहीं कर सकते, माइथोलॉजी को आप रीइंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये उन्होंने मैंने उनसे कहा, बात भी करी थी, उनका नीमचंद जी ने उसके ऊपर कमेंट्री भी करी थी। यू कांट क्रिएट ए मिथ। तो हिस्ट्री में अगर हिस्टोरिकल नाटक है तो आप ये आज़ादी नहीं ले सकते कि उसका चरित्र बदल दें। मगर कुछ फिक्स्ड स्टोन्स हैं, माइल स्टोन्स हैं, उनके बीच को आप कल्पना से भर सकते हैं, लेकिन जो मेजर इवेंट्स हैं उनको नहीं परिवर्तित कर सकते। ये जिम्मेदारी है। अब मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, जी। मैं जब अपना मूल्यांकन करता हूँ तो मैं अनुभव करता हूँ कि 3 तरह के नाटक होते हैं। एक चरित्र प्रधान होता है, जैसे कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। एक घटना प्रधान होता है, और तीसरा विचार प्रधान होता है। तो चरित्र प्रधान नाटक के भीतर भी विचार होते हैं, लेकिन चरित्र प्रधान नाटक के प्रिडोमिनेंटली चरित्र होता है, कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। घटना में भी चरित्र भी होते हैं, विचार भी होते हैं, लेकिन प्रिडोमिनेंटली घटना पर आधारित होता है। और विचार में घटनाएं और चरित्र होते हैं, लेकिन वो किसी विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने नाटकों में कहता हूं कि मेरे सभी नाटक विचार नाटक हैं, क्योंकि किसी न किसी विचार को लेकर के मैं चरित्रों का ताना बना मिलता हूँ, घटनाओं को उसमें समावेशित करता हूँ। तो जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैं मिसाल के तौर पर दूं, मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे। उसकी एक, उसमें सावित्री है, उनकी केंद्र में पत्नी, वो चरित्र प्रधान है। सब कुछ उसके आसपास घूमता है, उसके आसपास घूमता है, वो चरित्र प्रधान नाटक है। इसी तरह से एक मैंने रामेश्वर प्रेम का नाटक देखा था कि बिहार में एक बाढ़ आई है, तो उस बाढ़ से लोग किस तरह से प्रभावित होते हैं, किस तरह से अलग अलग लोगों को प्रभावित करते हैं। लेकिन चरित्र जो विचार प्रधान नाटक होता है, वो मेरी दृष्टि में सर्वकालिक भी होता है, सर्वभौमिक भी होता है, क्योंकि विचार नहीं मरते, विचार यूनिवर्सल होते हैं। जैसे कि तुमने
रक्त अभिषेक ही है। रक्त अभिषेक में घटना है, चरित्र भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन विचार हिंसा और अहिंसा पर डिस्कशन है। हिंसा और अहिंसा पर का को प्रस्तुत करने की कोशिश करी गई है। तो जो विचार होते हैं, वेदों में कहा गया है कि इस संसार में विचारों का साम्राज्य होता है। घटनाएं तो चली जाती है, लेकिन विचार कभी नहीं मरते, किसी न किसी रूप में अलग अलग माध्यम से आते हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि विचार नाटक लिखूं, और मेरे पास कोई मजबूरी नहीं थी कि मैं नाटक लिखूं, क्योंकि रोजी रोटी की नौकरी थी, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तो अंदर से तड़प थी, तो फिर जब तक कि कोई उद्वेलित नहीं हुआ तब तक मैं नाटक नहीं लिखा। फॉर इंस्टेंस, जैसे रक्त अभिषेक नाटक है, ये मैंने फीजी में पोस्टेड था 1976 टू 79। वहां पर एक उपन्यास देखा था इनका, कोई उपन्यास देखा था पुष्पमित्र सिंह के ऊपर। तब मेरे दिमाग में आया था कि इस पर नाटक लिखना चाहिए। तो 76-77 में लिखा था, 30-35 साल बाद फिर मेरे दिमाग में गूंजता रहा, तो मैंने वो नाटक लिखा। तो विचार तो जब तक कि दिमाग में फिट ना बैठ जाए तब तक नाटक नहीं लिखता। नाटक लिखने के लिए नाटक लिख दो, वरना तो संवाद है, संवाद में आदमी बोला, उसने बोला, उसने बोला, नाटक लिख जाएगा। लेकिन नाटक में गहराई तभी आएगी जब उसमें विचार हो, किसी विचार। और सर्वकालिक होने का मतलब ये कि अगर आज अट्रैक्ट करता है ये विचार, क्योंकि विचार तो सर्वकालिक होता है और विचार कभी मरता नहीं है। तो किसी भी काल में जो समस्या विचार की हो, वो 10 साल, 100 साल, 200 साल बाद भी होगी और 200 साल पहले भी थी। तो विचार नाटक सर्वकालिक भी होता है और यूनिवर्सल होता है, तो सार्वभौमिक भी होता है। तो बहुत जैसे कि सुंदर बात। हाँ, जैसे मैं अपने को सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, जी मेरे मेरा नाटक था मेरे भाई मेरे दोस्त। उन दिनों और अभी भी पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, पहले भी आते थे, तो मैंने उस पर कहानी लिखी। और दूसरी चीज ये है कि पृथ्वीराज को मैंने सुना, तो जो मेरे दिमाग में घुसती थी वो आवाज की, पृथ्वीराज ने कहा था कि हमें नाटक अपने आज के लिए लिखना चाहिए। कोई पुरानी कहानी ले ली, वो ले ली, वो तो काफी नहीं। वो आज से, आज अपने आज के बारे में लिखनी चाहिए, और फिर वो सर्वकालिक होगा अगर ईमानदारी है। तो मैं जिसको अनुभव करा मैंने, चाहे रक्ताभिषेक हो, चाहे सम्राट अशोक हो, चिड़िया हो, तो उसमें कहीं ना कहीं मैंने आज की समस्या आज से जोड़ा है। सर, कोई ऐसा भी नाटक जो आपके दिल के बहुत करीब हो और उससे जुड़ी कोई खास बात, कोई खास याद हो? नहीं, देखो, आदमी को तो अपने सभी नाटक अच्छे लगते हैं, जी सभी नाटक अच्छे हैं और सभी से जुड़ी हुई है। जी लेकिन मेरा नाटक एक है, अपने अपने दांव। जी वो एक्चुअली शादी के बाद, इमीडिएटली बाद में लिखी थी, शादी के जी साल भर के भीतर ही लिखा था। जी तो कॉमेडी लिखी थी। शायद जी शादी के बाद लोग खुशलादे हाँ, होते हैं तो कॉमेडी वॉमेडी लिखते हैं। जी जी नित्य, और उसमें हमारी पत्नी ने रोल करा था, मेन रोल किया अच्छा था। अच्छा। तो और हमारे बच्चे भी उस समय छोटे छोटे थे। एक जब बच्ची थी 6 साल की, दूसरी बच्ची थी 8 साल की, या और भी छोटे ऐसी थे। हाँ, उन बच्चों ने भी रोल करा था। तो वो बहुत सफल था। तो पूरी फैमिली ने काम किया था। हाँ, सब लोगों ने करा था। जी। फिर उसके सर, बाद हम वो लोग फीजी नाटक चले कौन सा गए। था? जी फिर हम लोग फीजी चले गए, तो फीजी में भी हम लोग ये नाटक किया, अपने जी अपने दांव। जी और वहां भी बच्चों ने हमारे साथ किया, फिर और एक्टर भी जुड़ गए। जी लेकिन ये नाटक हमारे, इससे जुड़ाव है हमारे परिवार का, या हमारी पत्नी का। जी। हमारी सर, पत्नी ऐसा का कौन सा पहला नाटक रहा जिसमें आपने ही लिखा हो और आपका निर्देशन और अभिनय भी किया हो? सभी नाटक का है। अच्छा। वो हमारा नाटक था, पहला नाटक जो था, सांझ सवेरा। हम्म, वो मैंने लिखा था, मैंने निर्देशित किया था, मैं हीरो था। उसके बाद
शुरू शुरू में तो खुद ही हीरो बनते थे और जी खुद ही लिखते तो खुद ही डायरेक्ट करते, शुरू में सभी। जी इसमें मैं सांस में मैंने एक साइड रोल ले लिया था। जी डायरेक्शन मेरा था, लिखा मेरा था, लेकिन उसमें भी रोल मैं कर रहा था। कथा एक कंस की मेरा बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है जी जी और कितनी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उड़िया में अनुवाद हुआ है, कन्नड़ में अनुवाद हुआ है, तेलुगु में अनुवाद हुआ है, कितनी भाषाओं में और हो रहा है, कितनी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उस नाटक की बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है वो। मैं दिल्ली में था और मैंने नाटक केवी चंद्रा को भेज दिया था। नाटक केवी चंद्रा कर रहे थे, तो उसमें जब रिहर्सल के 10 दिन या 7-8 दिन बचे थे नाटक होने के, तो हीरो किस वजह से चला गया, जो कंस का रोल कर रहा था, मेन रोल कर रहा था। तो चंद्रा ने मुझे टेलीफोन करा कि भाई SOS है, हीरो चला गया है, तुम रोल याद करो और आ जाओ। जी गए 7 दिन पहले जी ट्रेन में गए। उस जमाने में ट्रेन में ज्यादा सफर होता था, हाँ आजकल तो हवाई जहाज होता है, लेकिन उस जमाने में ट्रेन में ज्यादा सफर होता था। फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में गए तो अकेले बैठे थे, तो 3 घंटे 4 घंटे 6-7-8 घंटे की जर्नी थी। नाटक लिया, रट लिया, याद करने की कोशिश करी। वहां गए तो 7 दिन में रिहर्सल करके वो नाटक किया लखनऊ में, पहला शो। तो वो बहुत सफल हुआ। उसके बाद अपने अपने गांव में तो कर ही था। दिल्ली में भी रोल किया, दिल्ली में डॉक्टर लक्ष्मण लाल के नाटक में मेन रोल किया। बाद में नहीं किया रोल, जी फीजी से लौटने के बाद, पत्नी के देहांत के बाद नहीं। सर, क्या दूसरे लेखकों के भी नाटक आपने कभी निर्देशित किए या अभिनय किया उनमें? शुरू में तो करते ही थे। अच्छा। शुरू में मैंने बताया कि मैंने तमाम सारे लेखकों के नाटक करे, मराठी नाटककार की करे। जब इलाहाबाद आर्ट एसोसिएशन बनाया जी तो दूसरे लोगों के भी नाटक किए मैंने, कई लोग, जी राम कुमार वर्मा और धर्मवीर भारती और जितने हमारे लेखक थे जी सबके नाटक किए। जी उपेंद्र नाथ अश्क, जी इनके नाटकों में भी अभिनय जी किया। देखो, नाटक दो आयामी विधा है, नाटक साहित्य भी है और नाटक कला भी है। नाटक ऐसा हो सकता है कि बहुत ही साहित्य में बहुत ही श्रेष्ठ हो, लोग ये कहें कि बहुत बहुत अच्छा लिखा है, ऐसा नाटक कभी लिखा ही नहीं गया, लेकिन रंगमंच पर सफल ना हो। लेकिन कुछ ऐसी स्क्रिप्ट ऐसी होती हैं जो बाहर से तो बहुत ही घटिया लगती है, लेकिन रंगमंच पर वैसे चुटकुले और ये सब जोड़ डाल करके ऐसा बिखेरती हैं कि बहुत सफल हो जाती हैं। जी तो अब सवाल ये, अच्छा नाटक कौन है? वो अच्छा नाटक जो साहित्य की दृष्टि से श्रेष्ठ है, या वो अच्छा नाटक है जो रंगमंच पर बहुत सफलता से नीत हो? क्रिटिक्स को, जो आलोचक है, समालोचक है, उनको ये देखना चाहिए, उस नाटक को श्रेष्ठ मानना चाहिए, और वही नाटक श्रेष्ठ माने जाते हैं जो कि साहित्य के रूप में भी श्रेष्ठ हो और रंगमंच पर भी उतनी सफलता से मंचित किए जा सके। मतलब वो श्रेष्ठ साहित्य भी हो और श्रेष्ठ मंचीय कला भी हो, वो नाटक श्रेष्ठ है। और ऐसे ही नाटक जो हैं कालजयी होते हैं। वरना तो देखो, अ, जब मैं नाटक लिखता भी था, एक्टिंग भी करता था, डायरेक्शन भी करता था, तुम्हारे भाई साहब ने, एक बड़े भाई साहब ने कहा कि देखो तुम ये सब छोड़ दो, सिर्फ नाटक लिखो। तो मैंने कहा क्यों लिखूं? तो उन्होंने कहा देखो, निर्देशक और एक्टर ज्यादा जिंदा नहीं रहता, राइटर जिंदा रहता है। कालिदास को देखो 15 साल बाद जिंदा है, शेक्सपियर को देखो 15 साल बाद जिंदा है। क्या तुम बात। नाटक लिखो, ये उन्होंने हमको समझाया। तो खैर उस समय तो बहुत समझ में नहीं आया था ये बात, क्योंकि जो रंगमंच का आकर्षण बहुत होता है। और तो लेकिन फिर धीरे धीरे बात समझ में आ गई, जब समय भी नहीं मिला और भी अपॉर्चुनिटी हुई, तो फिर मैंने नाटक लेखन पर कंसंट्रेट करा। लेकिन सिर्फ एक बात मैंने करी कि जब भी नाटक लिखा तो उसको स्वयं निर्देशित किया, छपने जी देने के पहले। और मेरे ख्याल से हर लेखक को ये करना चाहिए, क्योंकि वो नाटक को मंच सिद्ध करते हैं। स्क्रिप्ट है, उसको मंच पर करके वो परखते हैं, टेस्ट करते हैं, एक कसौटी है कि ये सफल नाटक होगा कि नहीं होगा।
तो इसलिए मैं हर नाटक करने छपने देने के पहले उसे मंच सिद्ध करता हूँ, उसको स्वयं निर्देशित करके देखता हूँ कि ये कैसा होगा, जी। तो सफल भी होगा कि नहीं होगा। और इसीलिए शायद मेरे नाटक मंच पर सफल भी होते हैं और उनमें काट छाट नहीं करनी पड़ती। अच्छा, जयशंकर प्रसाद जी को मैं बहुत बड़ा नाटककार मानता हूँ, लेकिन रंग जयशंकर प्रसाद जी के पास रंगमंच नहीं था। वो लेखक थे, सिर्फ विशिष्ट लेखक, केवल लेखक। तो वो टेस्ट नहीं कर सके अपने नाटकों को। अगर उनके पास रंगमंच होता तो वो आज का निर्देशक जब उनका नाटक करने की कोशिश करता है तो बड़ी काट छाट करके उसको किसी तरह प्रस्तुत करता है। जी। अगर वो उनके जमाने में उनके पास रंगमंच होता तो शायद वही खुद ही काट छाट कर लेते। बिल्कुल। तो रंगमंच का रंग सिद्ध होना जरूरी है। और चूंकि मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरे नाटक नाट्य लेखन को एक प्रकार की धार दी है। और तीसरी चीज ये भी है, क्योंकि मैं रंगमंच से इतने साल तक जुड़ा हुआ हूँ, मेरे नाटक का स्वरूप भी रंगमंच के अनुसार बना डेवलप हुआ है। क्योंकि जब मैंने पहला नाटक लिखा था उस समय स्पॉटलाइट्स वगैरह के इतने प्रकाश की सुविधाएं नहीं थी। तो जब मैंने पहला नाटक लिखा तो इंटरवल करा, इंटरवल के बाद पहले जो सिनेमा हॉल में होते थे 1-2 इंटरवल करा। फिर जब मैं नाटक कर रहा था फिर मैंने अनुभव किया कि ये तो बॉक्स स्टेज है, एक स्टेज है, इसमें आपको पूरी दुनिया दिखानी है, एक चौक। तो मुझे ये कम लगा। तो मैंने इनोवेशन ये किया, अपने अपने गाँव में भी किया, नाटक में मेरे भाई मेरे दोस्त में भी किया, और भी नाटकों में किया। स्टेज के 2 बना दिए, बायां कमरा दायां कमरा। और नाटक इस तरह से लिखा कि जब बाएं कमरे में एक्टिंग हो रही है, एक्शन हो रहा है, तो दाएं कमरे में ऑटोमेटिकली एक्शन ना हो, ये ना लगे कि लाइट ऑफ करो, वहां पर एक्शन ना हो, नेचुरल लगे कि ये कब इस जगह कोई नहीं है, बात नहीं हो रही है। और जब उधर एक्शन हो तो इधर ना हो। तो एक कमरे के 2 कमरे बनाया मैंने, और इसको अपने 3 नाटकों में 2 कमरे बना दिए और स्टेज का डायमेंशन बढ़ा कर दिया। ये कोई नाटककार जो रंगमंच से जुड़ा ना हो वो ये नहीं कर सकता। इसी तरह से शुरू शुरू में जब मैंने नाटक लिखे, बाद में फिर मैंने अनुभव किया कि सीन्स की जरूरत, अलग अलग अंकों की जरूरत ही नहीं है, ये तो सीन्स में हो जाएगा, लाइट से मैनिपुलेट हो जाएगा सीन। तो तुमने देखा होगा कि हमने जो रक्ताभिषेक किया या उसके पहले से भी वो सीन्स कर दिए, एक्ट जी। तो अलग कर दिए, एक्ट भूल गए कि एक्ट भी होते थे, ये होता जी। था। कंटिन्यूअस नाटक चलता चला जाएगा, सीन्स में कोई इंटरवल की जरूरत नहीं, कंटिन्यूअस होगा। तो ये मेरे नाटकों में जो चेंज आए, वो नाटक के प्रति जो क्लोजनेस थी, जो नाटक अनुभव करा, वो उसकी वजह कारण से हुआ। तो ये एक, मैं समझता हूँ जो भी नाटक लिखे उसका जी। रंगमंच से बहुत ही निकट का जुड़ाव होना आवश्यक है, वरना जी। नाटक नहीं लिख सकता। सर, आप एक अभिनेता भी रहे, तो शायद ये भी वजह रही कि लेखन में और निर्देशन में इससे आपको मदद मिली। नाटक के बारे में मैं कहता हूँ, जैसे मैंने कहा था कि नाटक द्विआयामी विधा है, उसी जी। तरह से मैं कहता हूँ नाटक बहुजन्मी होता है। जी। बहुजन्मी का मतलब यह है कि एक बार तो नाटककार के मन में, मस्तिष्क में नाटक का जन्म होता है, वो सब कल्पना करता है और फिर नाटक लिख देता है। फिर हर निर्देशक जब उस नाटक को निर्देशित करता है तो उसे अपनी तरह से जन्म देता है। तो इसीलिए नाटक जो होता है बहुजन्मी होता है। जी। क्या बात। तो बहुआयामी और बहुजन्मी, ये जी। बात मुझे अच्छी लगती है। जी। सर, कभी तीसरी चीज ऐसा भी ये हुआ है, कि आपने अपना लिखा नाटक निर्देशन जब कर रहे हो अपने लिखे नाटक का, तो उसमें कोई चुनौती आई हो? ऐसा कम हुआ है, जी। लेकिन जैसे रक्ताभिषेक नाटक कर रहे थे जी। तो उसमें महर्षि पतंजलि के 2 सीन थे। तो हम लोगों ने एक दिन तो करा, दूसरे दिन एक सीन काट दिया, तुमको भी शायद याद हो। जी। तो अनुभव हुआ कि इसकी जरूरत नहीं है, एक ही सीन से काम चल जाएगा, तो जी। नाटक और कम्पैक्ट हो जाएगा। जी। तो ये तो कोई भी अच्छा लेखक जो निर्देशक भी है वो जी। देखता है कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है, और ये जी। मैं करते ही हूँ।
इसका एडवांटेज भी है मेरे लेखन में, जो इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे नाटक और खेले जाएंगे, खेले जा भी रहे हैं। जी। तुमने अभिनय के बारे में पूछा था जी। कि अभिनय में कैसा होना चाहिए। अभिनय में मैं डेफिनेटली स्टानिस्लावस्की को से बड़ा प्रभावित रहा हूँ। और भरतनाट्य शास्त्र में भी कहा गया है कि परकाया प्रवेश होना चाहिए। परकाया प्रवेश का मतलब ये है कि आप में वो जिस जो चरित्र कर रहे हैं वो चरित्र आपके आत्मा में प्रवेश, शरीर में प्रवेश कर जाए। आप बिल्कुल उस चरित्र के समान कीजिए। क्योंकि जब मैं एक नाटक कर रहा था केवी चंद्रा का, मैं निर्देशक नहीं था, मैंने सिर्फ रोल करा था। उनका नाटक का नाम था सरहद। उस नाटक में मैंने उस समय मेरी उम्र तो बहुत ही कम थी, 22 साल का था, लेकिन 70-80 साल के बुढ़े का रोल करा था। तो अच्छा। उसमें हमारे बाबा जो थे वो बाबा जो थे ना दाढ़ी रखते थे, और 70 साल के बुढ़े के और दाढ़ी वाले बुढ़े का रखा था, मुसलमान बुढ़े का रोल करा था। तो उसे हमने बाबा की जो भंगिमा थी, जेस्चर थे, उनको कॉपी करा। क्योंकि वो जिस तरह से यूं करके चेहरा बना करके दाढ़ी पर हाथ फेरते थे, वो मैंने वो सब करा और बहुत सफल हुआ। तारीफ छपी मेरी कि बहुत अच्छा रोल करा। 22 साल के लड़के ने 80 साल के बुढ़े का रोल करा। तो जो परकाया प्रवेश वाली बात जो भरतनाट्य शास्त्र में लिखी है वो सत्य है। एक्टर को वाकई परकाया प्रवेश होना चाहिए। उस जब वो अगर राजा का रोल कर रहा है तो वो नाटक शुरू होने के पहले उसे ग्रीन रूम में अपना मूड एक राजा का बनाना चाहिए। उसे लगे चाहिए कि हमारे चारों जो बैठे हैं ये हमारी प्रजाएं सब उनसे छोटे हैं। तो वो अंदर से एक्टिंग होती है, सुपरफिशियल एक्टिंग नहीं होती। सर, चूंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, तो मैं यहाँ ये जानना चाहती हूँ कि जब भी किसी प्रशासन या मंत्रालय के अधीन कोई संस्था काम करती है या सांस्कृतिक कोई केंद्र होता है, तो उसमें प्रशासन की क्या भूमिका होती है? उस मंत्रालय की कहाँ तक, क्या हद तक नीतियां कौन तय करता है, क्या काम होता है? उसके बारे में भी थोड़ी सी हमें जानकारी दें। प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर से कुछ ना कुछ तो इनोवेशन कर ही सकता है। ऐसा होता है कि कोई नई स्कीम अगर प्रशासन में लॉन्च करनी होती है तो जो प्रशासक नीम स्कीम प्रपोज करते हैं और बाद में वो मिनिस्ट्री में जाती है, फाइनेंस देखता है, प्लानिंग देखता है। जब उसे अप्रूव हो जाती है तो उस पर बजट लोकेशन होता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो तुमने बताया विशेष रूप से उन विभागों के बारे में, चाहे राज्यों में हो चाहे केंद्र में हो, जो अधिकारी बैठे हैं, आईएएस ऑफिसर या इवन पीसीएस ऑफिसर्स या और किसी और सर्विस के, उनको कला का बैकग्राउंड नहीं होता। वो सिर्फ इसलिए जो इमेजिनेटिव स्कीम्स नहीं बन पाती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो अप्रूव हो, ना उनका इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है। अगर इस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हो, उनमें विजन हो, तो नई नई स्कीम लाएंगे। अब तो आप एक अफसर है, आईएएस अफसर है, कल को वो सेल्स टैक्स में था, आज कल्चर में पॉइंट कर दिया गया, तो वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा? तो गवर्नमेंट की स्कीम्स इसीलिए असफल हो जाती हैं क्योंकि इसमें स्पेशलाइजेशन की कमी होती है। हमने इधर अखबारों में पढ़ा है कि मोदी जी चाहते हैं कि गवर्नमेंट में स्पेशलिस्ट का भी इनपुट हो, शायद थिंग्स विल इम्प्रूव। ज्यादातर देखा जाता है कि रंगमंच के लिए अभी भी बहुत सारे जगह पर कुछ कमी है, कुछ ऐसी बात है जो लोग फिल्मों के लिए तो तुरंत आकर्षित हो जाते हैं या फिल्म देखने के लिए या फिल्म करने के लिए, लेकिन रंगमंच में अगर आना हो या कोई नाटक देखना हो तो उसके लिए बहुत सोच विचार करते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लोग तो ठीक करते हैं, फिल्म के पीछे भागते हैं क्योंकि फिल्म में पैसा है। रंगमंच में नहीं आते इसलिए कि रंगमंच में पैसा नहीं है, रंगमंच में दर्शक नहीं है, दर्शक बुलाने पड़ते हैं, तो इसलिए तो आज की जो स्थिति है उसमें तो वो लोग ठीक करते हैं। लेकिन अब इसको मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ रंगमंच हमारे समाज के हाशिए पर क्यों है।
क्यों लोग नाटक देखना पसंद नहीं करते। अभी मैं जब अमेरिका जाता हूँ तो हमेशा थिएटर देखता हूँ वहां पर भी। तो वहां पर मैंने अनुभव करा कि थिएटर का टिकट 80, 90, 100, 120 डॉलर होता है और फिर 20, 25 डॉलर मिलता है। तो वहां पर थिएटर का वैल्यू, सम्मान फिल्म से ज्यादा अधिक है, लोग ज्यादा हैं, देखने जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसी स्थिति क्यों नहीं है? स्थिति हमारे यहाँ इसलिए है कि हमारे यहाँ नाटक रंगमंच की परंपरा नहीं है। 1192 में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था। 1192 के बाद देश में 600-700 साल तक मुस्लिम शासन रहा है। मुस्लिम शासन में संगीत, नृत्य, नाटक हराम माना जाता है। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि संगीत कैसे बच गया? देखिए, संगीत इसलिए बच गया क्योंकि जो मुस्लिम शासन था वो बड़े बड़े नगरों तक ज्यादा सीमित था। दूर जंगलों में, दूर के गांव वगैरह में तक नहीं फैला हुआ था, उनका प्रभाव नहीं था। तो सुदूर जंगलों में, वन प्रांतर में, कोई मंदिर में लोग अष्टयाम की आरती गाया करते थे। और इसके माध्यम से हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत बच रहा। नृत्य इसलिए बच रहा कि शासक ऊपर से तो कहते थे कि उनको रस रस क्या कहते हैं, नृत्य हराम है, लेकिन नाच देखना पसंद करते थे। तो अपने किलों में, अपने महलों के भीतर वो नाच देखते थे। तो जो नाचने वाली औरतें आती थी, जो नाचती थी, वो धीरे धीरे वेश्या बन गई। तो जहां सुदूर मंदिरों में संगीत बच रहा, वेश्या के कोठे पर नृत्य बच रहा, लेकिन नाटक नहीं बच सका, क्योंकि नाटक एक ग्रुप एक्टिविटी है। तो नाटक नहीं बच सका। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ लोक परंपराएं हैं, लोक नाट्य हैं। वो ठीक है, लोक नाट्य हैं, वो मतलब उनमें वो नागरी संस्कार नहीं है। वो वो कालिदास और भवभूति की परंपरा में ही कहीं भी जुड़ पाएंगे। वो तो किसी तरह से शौक दबाने के लिए कर लिया। तो हमारे यहाँ परंपरा नहीं थी। हमारे यहाँ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब 1850 के बाद पारसी थिएटर आया। जी। पारसी थिएटर जो था, ऐसा था कि अंग्रेजों की छावनी में अंग्रेज रहा करते थे, अंग्रेज सिपाही रहते थे। उनके मनोरंजन के लिए इंग्लैंड से शेक्सपियर की कंपनी आया करती थी, वो नाटक करती थी। उन छावनियों में कुछ हिंदुस्तानी, कुछ पारसी लोग ठेकेदार बनकर के अनाज वगैरह सप्लाई करने के लिए जाया करते थे। उन्होंने वहां शेक्सपियर के नाटक देखे। तो क्योंकि अंग्रेज जहां जाता है वहां शेक्सपियर को लेकर के जाता है, शेक्सपियर के हाँ जी। नाटक देखे, तो उसकी नकल में उन्होंने पारसी थिएटर स्टैब्लिश करा 1850 के बाद में। और वो 18 वो वही नाटक कंपनियां चलती रही 19वीं शताब्दी में। वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। 1932 में जब टॉकी आ गया तो वो पारसी थिएटर भी खत्म हो गया। तो इस तरह से थिएटर तो हमारे यहाँ हाशिए पर था, थिएटर की परंपरा नहीं थी। तो इसीलिए जब हम नाटक करते हैं तो हमें दर्शकों का अभाव है, क्योंकि समाज का उसका सपोर्ट नहीं है। एक बिंदु और है कि हमारे पास थिएटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की कमी है। देखिए, अगर स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है तो प्ले फील्ड चाहिए, हाँ अगर नाटकों को प्रमोट करना है तो थिएटर हॉल चाहिए। हमारे यहाँ मुश्किल से दिल्ली जैसे बड़े शहर में मुश्किल से 7-8 थिएटर हॉल से ज्यादा नहीं है। जी। इंग्लैंड में 100 ऑडिटोरियम है, 100। मैं गूगल देख रहा था, न्यूयॉर्क में भी कम से कम 100 थिएटर हॉल है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होगी, अवेलेबल होगी, तो नाटक भी फ्लरिश करेगा। वरना आज आप नाटक करने जाए और 60-70 हजार हॉल का किराया दे देंगे तो इकोनॉमिक्स तो वर्कआउट नहीं करती। तो सरकार को चाहिए, और हम सब थिएटर कर्मियों की ये डिमांड होनी चाहिए मिलकर के, कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दो, हमको ऑडिटोरियम दो विद फुल फैसिलिटीज एट लेसर प्राइस, कम दामों पर। तो अगर ये हो तो फिर थिएटर फ्लरिश कर सकता है। और प्रोफेशनल थिएटर हमारे यहाँ नहीं है। प्रोफेशनल थिएटर का मतलब हमारे यहाँ जो कुछ भी है वो अमेच्योर थिएटर है। क्योंकि अमेच्योर थिएटर का मतलब ये है कि हम लोग अपने पैसा लगाते हैं, करते हैं, शौकिया करते हैं।
प्रोफेशनली नहीं करते, हम उससे अर्निंग नहीं करते। प्रोफेशनल थिएटर या गवर्नमेंट की ग्रांट से करके कर लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन प्रोफेशनल थिएटर वो होगा जो कि समाज से सपोर्टेड होगा। लोग देखने आएंगे, अपने आप टिकट खरीद करके आएंगे, और जो थिएटर होगा वो प्रोफेशनल है। हमारे यहाँ जो अमेच्योर थिएटर वाले हैं, वो 1 शो 2 शो 10 शो 20 शो पर कह देते बहुत हो गया, खत्म हो गया। अभी एक प्रोफेसर लंदन में एक शो हो रहा है, अगाथा क्रिस्टी का नाटक है माउस ट्रैप, 1952 में शुरू हुआ था, और आज 70 साल बाद भी वो नाटक हो रहा है। 3 जनरेशन के एक्टर्स बदल गए उसमें, और लगभग 30,000 शोज उसके हो चुके। तो ये प्रोफेशनल थिएटर है। हमारे यहाँ जो थिएटर है वो एमेच्योर थिएटर है, और ये एमेच्योर थिएटर चूंकि 1932 में टॉकी आ गया, तो पृथ्वी वो पारसी थिएटर खत्म हो गया। 1932 से 52 के बीच में कोई नाटक सन्नाटा था। 52 में पृथ्वी थिएटर आया, तब लोगों ने देखा कि थिएटर क्या होता है, और उससे इंस्पायर होकर के एमेच्योर थिएटर हुआ। जैसे मैं उस जनरेशन का हूँ जो आजादी के बाद एमेच्योर थिएटर से इंस्पायर हुआ, और आज भी एमेच्योर थिएटर है। सर, रंगमंच में रुझान बढ़े लोगों का, तो उसके लिए कैसे प्रोत्साहन मिले उनको, किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही तो कह रहा था जी। कि अगर ज्यादा शो हो और आसानी से एक जगह पर, हर मोहल्ले में, हर जगह पर आसानी से उपलब्ध हो, ये ना हो कि नाटक देखने के लिए 20 किलोमीटर जाना पड़े, तो रंगमंच थिएटर या 25 किलोमीटर जाना पड़े, और एक जगह वो थिएटर हॉल कंसंट्रेट हो, तो फिर उससे कैसे लोग पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए बेसिक चीज ये है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए, आधारभूत सुविधा चाहिए। और आधारभूत सुविधा का मतलब ये है कि हमें थिएटर हॉल्स चाहिए, और ऐसे थिएटर हॉल जिनका की किराया कम हो, तब ज्यादा शो कर सकोगे। तुम भी तब ज्यादा शो कर सकोगे, हम भी ज्यादा शो कर सकेंगे जब कम किराए पर हमको हॉल आसानी से मिल जाएगा। और जब ज्यादा शो होगा और दूर 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 के इलाकों में होगा, तो समाज में रंगमंच के प्रति एक जागृति उत्पन्न होगी, और ज्यादा लोग आएंगे। देखो, लोग थिएटर मरेगा नहीं, थिएटर मरा नहीं है अभी तक, क्योंकि थिएटर इसलिए नहीं मरा है, अमेरिका में उसकी वैल्यू क्यों इतनी ज्यादा है थिएटर की, या इंग्लैंड में। इसका कारण यह है कि फिल्म में आदमी अपने साइज से बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है, टेलीविजन में आदमी अपने कद से कम दिखलाई पड़ता है, लेकिन सिर्फ थिएटर में आदमी अपने कद में दिखाई पड़ता है। जो इसलिए जो कद का जो ये जो ऑडियंस और एक्टर्स के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन का जो चार्म है, जो जादू है, वो फिल्म और टीवी में नहीं है। फिल्म भी धीरे धीरे कम हो जाने लगेंगे, धीरे धीरे लोग वेब पर देखने गए, सिनेमा फिल्म हॉल का भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हॉल में बैठ कर देखने का जो जादू है, जो आनंद है, इसीलिए तो वहां पर फिल्मों के बावजूद भी फॉरेन कंट्रीज में, इंग्लैंड और अमेरिका में थिएटर सरवाइव कर रहा है। सर, आपकी दृष्टि में एक नाटक क्या है? आप कैसे परिभाषित करेंगे नाटक को? नाटक की कोई फिक्स परिभाषा तो नहीं है, लेकिन नाटक मूलतः एक कला है, रंगमंच कला। इट इज ए स्टेज आर्ट, इट इज ए परफॉर्मिंग आर्ट। लेकिन नाटक की एक विशिष्ट प्रकार की कला है। नाटक द्विआयामी विधा है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। नाटक साहित्य भी है और नाटक कला भी है। साहित्य के रूप में इसका साहित्य की समीक्षा होती है, और रंगमंच पर इसका क्रिटिक जो है इसका इवैल्यूएशन तो करते ही है, साथ ही दर्शक भी इवैल्यूएशन करते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई नाटक बहुत ही श्रेष्ठ साहित्य हो, मगर रंगमंच पर सफल हो जाए। और कुछ ऐसे नाटक हो सकते हैं जो साहित्य में जिनका कोई स्थान ना हो, लेकिन वो रंगमंच पर बहुत बड़ी सफलता से प्रस्तुत किए जा सके। तो श्रेष्ठ नाटक कौन सा है? श्रेष्ठ नाटक वो है जो श्रेष्ठ साहित्य भी हो और साथ ही साथ रंगमंच पर भी उतनी सफलता से मंचित किया जा सके, वो श्रेष्ठ मंचीय कला भी हो, वो श्रेष्ठ नाटक है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि कालिदास के नाटक, शेक्सपियर के नाटक,
और भी बहुत से नाटककारों के नाटक हैं जो रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाते हैं। रंगमंच की ये जो मंचीय कला है, नाटक एक विशिष्ट विधा है। जब कलाकार कैनवस पर अपनी पेंटिंग बनाता है तो कला की वहां पर पूर्ति हो जाती है और वो उसको दर्शक बाद में देखते हैं। इसी प्रकार से जब संगीत की प्रस्तुति होती है तो बाद में भी देखी जा सकती है, दर्शक प्रस्तुत हो नहीं भी हो प्रस्तुत। लेकिन नाटक एक ऐसी कला है, और साहित्य में भी ये है कि साहित्य में किसी ने उपन्यास लिखा, बाद में उसके पाठक उसको देखते हैं। लेकिन रंगमंच एक ऐसी कला है जिसमें उसके दर्शकों का सामने होना उपस्थित है। बिना दर्शकों के रंगमंच नहीं है। इसलिए नाटक और थिएटर में लोग कभी कभी अंतर करते हैं। नाटक को कहते हैं लिखित रूप में जो ग्रंथ हो उसको नाटक कहते हैं, और जो जब वो मंचस्थ होते हैं तो उसको रंगमंच कहते हैं। नाटक और रंगमंच दोनों मिलाकर के थिएटर बनता है, और जब नाटक प्रस्तुत होता है तो उसमें दर्शकों की उपस्थिति आवश्यक है। बिना दर्शक के रंगमंच नहीं है। दर्शकों का इतना महत्व है कि फ्रेंच में असिस्ते शब्द के दो अर्थ हैं। असिस्ते का अर्थ है सहायता करना, और साथ ही नाटक देखने जाना। इसका मतलब है जो नाटक देखने दर्शक जाता है वो नाटक की प्रस्तुति में भी योगदान करता है, असिस्ट करता है। तो नाटक बिना रंगमंच के सफल नहीं होता। तो रंगमंच में दर्शकों का होना आवश्यक है। अच्छा, रंगमंच एक ग्रुप एक्टिविटी। गायन तो एकल गायन भी हो सकता है, उपन्यासकार अकेले लिख भी सकता है, लेकिन एक ग्रुप एक्टिविटी है। मगर ये ग्रुप एक्टिविटी अपने आप में अधूरी है जब तक कि दर्शक ना हो। इस ग्रुप एक्टिविटी में अभिनेता भी शामिल है और दर्शक भी शामिल, और इनके बीच में जो जब नाटक अभिनीत होता है मंच पर दर्शकों द्वारा, तो एक प्रकार का रस सृजन होता है। एक भाव, करुणा का, घृणा का, श्रृंगार का एक भाव सृजित होता है, और उस सृजन के रस में दर्शक भी डूब जाए तो एक दोनों मिलकर के दर्शक और कलाकार मिलकर के एक क्रिएटिविटी के हाई वाटर पॉइंट पर पहुंचते हैं, वो नाटक की सफलता है। तो ये विशिष्ट कला है जैसा कि मैंने कहा था। लेकिन ये चूंकि ये विशिष्ट है इसलिए ये नष्ट नहीं होगी। इसीलिए फिल्म वेस्टर्न वर्ल्ड में फिल्मों का बहुत विकास हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनजीवन से जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी नाटक जीवित है और वो फिल्मों से ज्यादा एक्सपेंसिव है। और फिल्म देखना तो मामूली आदमी जाता है, थिएटर जाना भी अपने आप में एक स्टेटस सिंबल है, क्योंकि जो हाई कैलिबर के लोग हैं वही थिएटर देखने जाते हैं और ज्यादा पे भी करते हैं। तो ये थिएटर जीवित रहेगा समय के हिसाब से। हमारे, जैसे मैं पहले शायद बता चुका हूँ कि हमारे किन कारणों से हाशिए पर है थिएटर, लेकिन समय आएगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल होगी तो थिएटर भी और प्रगति करेगा, और इसके लिए रंगकर्मियों को संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए 1960 में, 60 के दशक में भारत सरकार ने डिफरेंट स्टेट कैपिटल्स पर रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से कुछ रंगशालाएं बनवाई थी। जैसे कि उत्तर प्रदेश में रविंद्रालय है, मध्य प्रदेश में रविंद्र भवन है, कई टैगोर थिएटर है, अलग अलग नाम से स्टेट बनाई थी। 1960 के बाद सरकार ने इस दिशा में कोई काम नहीं करा है। 60s में जब थिएटर हॉल्स बने थे, आज हमारे पास थिएटर हॉल्स नहीं है। तो जब तक थिएटर हॉल नहीं होंगे तो कैसे रंगमंच का विकास होगा। रंगमंच का किराया 60-70 हजार रुपये होता है, तो अगर सब उसी में चला जाएगा तो नाटक कैसे होगा। तो हमें जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होगी, नाटक नाट्यगृह सामान्य रेंट पर उपलब्ध होंगे तो नाटक का विकास होगा। सर, आपसे बात करना, आपको सुनना एक सौभाग्य है, और मन करता है जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है सुनते जाएं और हर बात में एक नया ज्ञान होता है। लेकिन वही होता है
कि हर बात का एक अंत होता है, इसी तरह हम साक्षात्कार के भी अब अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। सर, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के उच्च अधिकारियों के प्रोत्साहन से श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी की इस पहल यानी रंग समागम 2020 के संबंध में हम आपके विचार जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा विचार है और मेरे ख्याल से तो सारे रंगकर्मियों को और अधिक निकट आना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि रंगमंच की स्थिति और रंगकर्मियों की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है देश में। मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। बंगाल और महाराष्ट्र को छोड़ दें तो एक संघर्ष की स्थिति है और इसमें हम सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए। और ये जो आपका ये जो भारतीय नाट्य अकेडमी का और डायरेक्टर का और उत्तर प्रदेश शासन का जो ये आयोजन है या ये पहल है, इसका भी सम्मान करना चाहिए, इसका भी स्वागत करना चाहिए और मैं इसका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। सर, बहुत अच्छा लगा, मेरा सौभाग्य और इसके लिए मैं अपनी अकादमी भारतेंदु नाट्य अकादमी को भी आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरा सौभाग्य मुझे ये मौका दिया कि मैं आपका साक्षात्कार ले सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारी अकादमी के लिए, इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार की ओर से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद।